आपकी अदालत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बरसों तक लोगों को बहुत हंसाया, पूरी दुनिया में नाम कमाया और फिर उन्होंने पंजाब की राजनीति में धमाका मचाया। उन्होंने सिद्धू को, बादल को, चन्नी को, सबको हराया। प्लीज वेलकम कॉमेडियन से पॉलिटिशियन बने पंजाब के मुख्यमंत्री कौन? भगवंत मान। और ये तालियां इसी तरह बजती रहें, क्योंकि अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज। हमारे आज के जज खास हैं, बड़े स्टार हैं। उनकी सिंगिंग के लिए उनको पूरी दुनिया जानती है। पंजाबी के जाने माने सिंगर जिन्होंने गाया दिल ले गई कुड़ी, जसबीर जस्सी। तो दो बड़े स्टार आपकी अदालत में मौजूद हैं। हम आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज जसबीर जस्सी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे भगवंत मान के पॉलिटिकल करियर पर। पंजाब के संगरूर के एक गांव में जन्मे भगवंत मान की पहली पहचान बनी एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर। भगवंत मान की मिमिक्री और स्टेज शोज ने उन्हें दुनिया भर में पॉपुलर कर दिया। हाल है न्यूजीलैंडियो। भगवंत मान के पहले कैसेट कुल्फी गर्मा गर्म की 50 लाख कॉपियां बिकी। ये तो जमदे बच्चों ਨੂੰ पता है। ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਜੰਮਣ ਸਾਰ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮ ਪਏ। 1994 से 2015 के बीच भगवंत मान ने 13 पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग की। वे मर चढ़िया, तू अजे जीवना है भाई? ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ गई। इनके 20 कॉमेडी ऑडियो और वीडियो कैसेट्स बहुत पॉपुलर हुए। साग ऐसी डिश है, 12 नवंबर को जो गांव की लेडी साग बनाती हैं, वही साग गरम करके उसी को फ्राई करके 25 फरवरी तक चलता है। टीवी पर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भगवंत मान सुपरहिट रहे। कभी पंजाब के गांव में आना, साग खिला खिला के पाकिस्तान के झंडे जैसा करके भेजेंगे। भगवंत मान ने 8 साल पहले राजनीति में कदम रखा, पर इससे पहले सियासत और सिस्टम के खिलाफ तीखे कमेंट्स ने भगवंत मान को एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट आवाज के रूप में स्थापित कर दिया। भगवंत मान अपना पहला चुनाव हारे, पर इसके बाद आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2 बार लगातार संगरूर से लोकसभा का चुनाव जीते। 2022 में भगवंत मान पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का चेहरा बने। भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। आज भी राजनीति में भगवंत मान की पहचान इनके करारे कमेंट से होती है। तीखी से तीखी बात हंसते हंसाते कहने वाले पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भगवंत मान पर। आपकी अदालत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप है कि ये मनमानी करते हैं। भगवंत मान जी, ये सही है कि आपके जो फादर थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो MA BEd हेडमास्टर भी थे जी, लेकिन बेटे का पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। टीचर के बेटे को पढ़ना ही पड़ता है असल में, क्योंकि उसी स्कूल में हेडमास्टर थे वो। तो शरारतें करने को मन करता था, लेकिन हर टीचर की निगाह हेडमास्टर के बेटे पर होती है। तो
अपनी शरारतों को अंदर दबाता रहा मैं। साइंस मास्टर थे पिताजी मेरे, तो स्कूल से बंक मारना तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, हेड मास्टर तो बापू है। तो फिर ये भी नहीं हो सकता कि घर से स्कूल कह के निकलो जाओ कहीं और, क्योंकि हेड मास्टर तो पिताजी हैं, वो कहेंगे कहाँ है बेटा, कहाँ है। तो पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट था, और मेरे पिताजी क्योंकि मैथ टीचर थे, आज भी मैं मैथ में बहुत हाई हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मैं सवाल उठाता रहता था कि हमें वो क्यों पढ़ाया जाता है जो हमारी ज़िंदगी में काम ही नहीं आता। इतने नौजवान बैठे हैं, इतने नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं। आप मुझे बता दो, आपने कभी a² + b² + 2ab का फार्मूला यूज करके केले खरीदे? भाई ये साइंस वालों को पढ़ाओ, tan थीटा cos थीटा, हमें क्यों? ये तो वो बात हो गई। पोस्टमैन की पोस्टें निकली, डाकी रखने थे, तो इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू में पूछा गया एक उम्मीदवार से कि धरती से चांद तक की दूरी कितनी है। वो बोला अगर इस रूट पर चिट्ठियां बांटनी है तो मेरी तरफ से मैं हाथ। मैं पिताजी के साथ ये कहता रहता था कि पिताजी जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो जिंदगी में काम आएगा क्या? मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। पंजाबी की हमारी टीचर आई, उसने हाउस टेस्ट लिया, फीस माफ़ी की अर्जी लिखो। फीस माफ़ी की अर्जी नॉर्मल होती है जो हम पढ़ते हैं आमतौर पे। सेवा में कौमा, श्रीमान मुख्याध्यापक कौमा, फलां फलां स्कूल। मेरा नाम भगवंत सिंह है जी, मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। 6ठी में भी मैं अव्वल आया था, पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ, 7वीं में अव्वल आऊँगा। मेरे पिताजी एक चपरासी हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है, हम 3 बहन भाई हैं, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। वो स्कूल की फ़ीस देने में असमर्थ हैं, कृपया मेरी पूरी की पूरी फ़ीस माफ़ कीजिए, मैं आपका बहुत धन्यवाद दूँगा, आपका आज्ञाकार, रोल नंबर इतना इतना। ये होता ना। तो जी मुझे नंबर भी दे दिए मैडम ने 9.5 10 में से, वेरी वेरी गुड भी लिख दिया। लेकिन मैं खुश नहीं था। उसी साइकिल पे डैडी वापस जाते थे स्कूल से, मेरे गांव से 3 किलोमीटर स्कूल था। तो मैंने जाते जाते फिर मैंने कहा डैडी जी रोकना। मैंने कहा जी आप क्यों पढ़ाते हो हमें? कहते जी ताकि आपको अकल आ जाए, आपकी अकल खुल जाए, आपको दुनियादारी का पता चल जाए, सच और झूठ का अंतर पता चल जाए। मैंने कहा जी अगर मैं ये कहूँ कि आप हमें झूठ पढ़ा रहे हो? कहते कब? मैंने ना जी वो एप्लीकेशन उनके सामने कर दी। उन्होंने पढ़ी, कहते बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत अच्छी है, 9.5 10 में से 9.5 है, बहुत अच्छी है। मैंने कहा जी अच्छी तो आपने देख ली सर, आप नंबर मत देखिए, आप ये देखिए ना। पहली बात तो मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ आपको, श्रीमान मुख्याध्यापक जी, और बीच में लिख रहा हूँ कि मेरे पिताजी चपरासी हैं। और फिर मैं लिख रहा हूँ 3 बहन भाई हैं। मैंने कहा छोटी बहन है मेरी मनप्रीत, और कौन है तीसरा? तो मेरे पिताजी ने कहा जितनी देर आप गरीबी नहीं लिखोगे एप्लीकेशन में तो फीस माफ नहीं होगी। तब मेरे मुंह से एक बात निकली कि अगर मेरे हाथ में कभी ऐसा पेन आ गया कि मैं सिलेबस बदल सकता हूँगा, जो कि अभी आ चुका है, तो मैं इस अर्जी को पॉजिटिव तरीके से लिखवाऊंगा कि मैं ये हूँ, मेरे पिताजी गरीब हैं, वो फीस देने में समर्थ हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी फ़ीस माफ़ की जाए, मैं ये कहता हूँ मेरी फ़ीस उधार कर ली जाए। वादा करता हूँ बड़ा अफसर बन के ब्याज समेत इस स्कूल की फ़ीस वापस कर दूँ। भगवान जी, मैंने सुना कि स्कूल में आप कोने में बैठ के टीचरों की नकल उतारते थे, मिमिक्री करते थे। देखो जी, जितने भी आर्टिस्ट हैं सब घर वालों से बागी होके बने हैं। किसी पेरेंट्स से पूछ लो क्या बनोगे बेटा, पेरेंट्स पहले कहते हैं डॉक्टर बनेगा। अबे सभी डॉक्टर बन गए, मरीज कौन बनेगा? पायलट बनेगा, सभी पायलट बन गए, यात्री कौन बनेंगे? बच्चे से भी पूछ लो क्या बनना है। मैं चोरी चोरी से जाने लगा स्टेज पर, +1 इंटर कॉलेज कंपटीशन में जाने लगा। तो पता चल गया पिताजी को, तो वही जो
भारतीय लड़कों के साथ उस उम्र में होता है। पिटाई? हैं जी? पिटाई? सर ये वाली नहीं, ये वाली। बंद कर दिया जी, बंद कर दिया। ठीक है जी, पिताजी का हुक्म है जी, बंद कर दिया स्टेजों पर जाना। थोड़ा थोड़ा चोरी चोरी जाने लगे, मतलब पता ना चले। तो एक ऐसा किस्सा है जो मैं आज भी याद करके मतलब मेरी आंखों में पानी आ जाता है। मैंने एक बहुत अच्छी ट्रॉफी जीती, मैं फर्स्ट आया कविता उच्चारण में, मैं फर्स्ट आया। ट्रॉफी बड़ी अच्छी मिली कॉलेज से। तो बस में आ रहे थे। अब मेरे दिल में ये था, अगर ये ट्रॉफी लेके घर पे चले गए तो पिताजी को पता चल जाएगा कि तू फिर वही काम कर रहा है। तो ट्रॉफी लेके घर पे नहीं जाना। अब ट्रॉफी जीती है, छोड़ने को भी मन नहीं कर रहा। तो एक साथ का पैसेंजर था कोई, उसने कहा यार बड़ी अच्छी ट्रॉफी है। मैंने कहा जी मलेरकोटला कॉलेज से जीती है। तो अच्छा, मैंने कहा यार तू रख ले। तो मैंने उसको दे दी। पता नहीं कितनी ऐसी ट्रॉफियां हैं जो मैंने ऐसी दे दी। तो मैं आपके शो के जरिए लाखों माँ बाप देख रहे होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों का टैलेंट जरूर पहचानो, उनको दबाओ मत। अगर कोई गलत, आजकल तो प्रोफेशन इतने खुल गए हैं, जाने दो उनको, कोई प्रोटोकॉल में ना रखो उनको। उनको आसमान दो, उनको पंख दे दो उड़ने का, लेकिन उसका रूट तय मत करो, वो खुले उड़े, अपने आप उड़े। जो रनवे है वो जहाज को उड़ाता नहीं है, रनवे जहाज को मौका देता है। आगे तो फिर जहाज के इंजनों पर डिपेंड करता है कि वो 20 मिनट बाद चंडीगढ़ उतरेगा दिल्ली से, या फिर 14 घंटे बाद सैन फ्रांसिस्को उतरेगा। ये तो उसके इंजनों पर डिपेंड करता है। लेकिन जहाज के लिए रनवे जरूरी है। रनवे बने, पेरेंट्स, टीचर, जहाज, ये सारे जहाज हैं, उड़ सकते हैं, बस रनवे मिल जाए। अच्छा, जब आपको रनवे मिला, आपका जहाज उड़ गया, तो पिताजी ने रिकॉग्नाइज किया कि वाकई में टेक ऑफ कर लिया इसने? ये भी सच है। बाद में माँ बाप इंटरव्यू देते हैं, बच्चे में पहले दिन ही मैंने तो पहचान लिया टैलेंट है। मैंने बहुत अप्रिशिएट किया फिर बच्चे को, जा इसी लाइन में जा। कोई नहीं करता जी, सब झूठ बोलते हैं वो, ठीक है ना। पहले वो पिटाई करते हैं, फिर हद तो उस दिन हो गई जब पटियाला में, उस समय पटियाला रहता था मैं, तो सरकारी स्कूल की, क्योंकि वो हेड टीचर थे तो उनके नाम पे चिट्ठी आती थी। गवर्नमेंट की चिट्ठी आई, खाकी कलर की, भारत सरकार सेवा आई थी जिसपे लिखा होता है। उसमें लिखा हुआ, मेरे पिताजी का नाम महेंद्र सिंह था, उसमें लिखा हुआ महेंद्र सिंह, फादर ऑफ भगवंत मान, सरकार, हेडमास्टर सरकारी मिडिल स्कूल। ये मैंने चिट्ठी उठाई, पिताजी के पास ले गया। मैंने कहा सर, पिताजी, मास्टर जी, ये सन ऑफ तो चलता है, ये फादर ऑफ कब से चलने लगा है? वो भी सरकारी चिट्ठियों में, वो भी सरकारी चिट्ठियों में। और मुझसे बोले, वो मैंने कहा है तेरे नाम से चिट्ठी जरा जल्दी आ जाती है। फिर वो उस शोहरत को एंजॉय करने लगते हैं माँ बाप जो हैं। तो फिर उन्होंने मतलब अपना नाम तो कभी बताया ही नहीं किसी को। वो तो मेरी एक बार मेरी बहन को फ़ोन किया, सगी बहन को, हाँ मनप्रीत, मैं भगवंत मान का फादर बोल रहा हूँ। वो कहती मेरे नहीं है। तो उनको फिर एंजॉय कर। लेकिन आपकी जो उस वक्त कॉमेडी थी, सटायर था, उसमें आप खबरें घुसा देते थे, उसमें आप राजनीति घुसा देते थे। मतलब ये राजनीति माने का शौक तभी से था? पिताजी क्योंकि एमए, बीएससी, बीएड थे, एमए पॉलिटिकल साइंस, बीएससी और बीएड, और उनको राजनीति का बहुत शौक था। मैं 2-2, 3-3 दिन, तब रिजल्ट जो आते थे इलेक्शन के, तो पर्चियाँ गिनते थे, तो 2-2, 3-3 दिन रिजल्ट आते रहते थे, तो मुझे बिठा लेते थे वो कि लिख लिख। ये आजकल के लोगों को नहीं मालूम होगा, उस समय दूरदर्शन पर इलेक्शन रिजल्ट आते थे और बीच में से फिल्में दिखाई देती थी और 2-3 दिन तक काउंटिंग चलती रहती थी, कौन आगे कौन। तब से मुझे पता है फुल फॉर्म ऑफ डीएमके और एआईडीएमके, जो तमिलनाडु की पार्टियां हैं। मेरे ख्याल में 80% पार्लियामेंट में जो बैठे हैं ना, उनको भी नहीं पता होगा फुल फॉर्म। द्रविड़ मुर्तम कड़गम, ऑल इंडिया द्रविड़ मुर्तम कड़गम।
मेरे पिताजी ने तब से, फिर स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, हॉकी का मैच देखते थे, मैं भी हॉकी के लिए, मैं भी स्पोर्ट्स में देखने का, स्पोर्ट्स के लिए तो मैं इतना, क्योंकि तब दूरदर्शन ही था, तब चारों ग्रैंड स्लैम भी, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, वो भी दूरदर्शन पे ही आते थे। तब थे मार्टिना नवरातिलोवा, जॉन मैकेनरो, जो आपकी तरह लड़का था लड़ता था वो, ऐसे फेंक देता था, बोरिस बेकर, उस समय गैब्रिएला साबातीनी, उस समय मैं देखता रहता था। क्रिकेट का शौक हुआ तो आज मैं, मतलब 1990 से लेके आज तक मैं बैटिंग ऑर्डर के मुताबिक हर टीम के प्लेयरों का नाम बता सकता हूँ। अच्छा बताइए, वेस्ट इंडीज के प्लेयर का नाम। वेस्ट इंडीज टीम जब मैंने सुनना शुरू किया रेडियो पर, तब थे डेस्मंड हेन्स, गॉर्डन ग्रीन्स, रिची रिचर्डसन, गस लोगी, विवियन रिचर्ड, कार्ल हूपर, जेफरी डूजन जो कि विकेटकीपर थे, और कोटली एम्ब्रोज, मैल्कम मार्शल, पैट्रिक पैटरसन। तो ये बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही। मैं उस वक्त से क्रिकेट को फॉलो करता हूं और आपने एक एक नाम बिल्कुल सही बताया जी, मैं और ऑर्डर भी सही है। बहुत स्पोर्ट्स का तो मैं आज भी बहुत बड़ा फैन हूँ, और स्पोर्ट्स के लिए पंजाब सरकार की तरफ से जो हम करना चाहते हैं वो भी बहुत बड़ा करेंगे। और हॉकी में अभी भी 7 प्लेयर, हमारी 8 प्लेयर अभी नेशनल हॉकी टीम में पंजाब के हैं, तो हॉकी की नर्सरी बोला जाता है। लेकिन ये खेल देखते देखते आप राजनीति के खेल में कैसे उतर गए? बड़ा अच्छा, मैं तो लफ्टर चैलेंज भी आ गया था, बॉलीवुड में मैंने मूवीज़ भी शुरू कर दी थी। अपने मूवी में मैंने धर्मेंद्र जी, सनी देओल और बॉबी देओल थे, कैटरीना कैफ थी, मेरा करियर शुरू हो गया था बॉलीवुड का। लेकिन अचानक से 2011 में मनप्रीत बादल, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, बादल, प्रकाश सिंह बादल के भतीजा थे, उन्होंने अलग होके इस्तीफा देके एक अलग पार्टी बनाने का मतलब मन बना लिया, और उन्होंने कहा जो जो पंजाब के लिए दर्द रखते हैं अपने दिल में वो मेरे साथ आ जाएं। तो सबसे पहले मैं गया उनके लिए। तो कटरीना कैफ को छोड़ के मनप्रीत बादल के पास आ गए। कैटरीना कैफ को छोड़ के पंजाब के साथ गया मैं। और भगत सिंह का एक शेर है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। तो जब आप राजनीति में आए तो आपके जो फादर थे उन्होंने सपोर्ट किया या इसमें भी आपकी मनमानी चली? फिर वही बात हो गई, जब मैं राजनीति में गया कहते नहीं तू इसी लाइन में रहे अब। तो मतलब फिर वो कह रहे थे ये काम अच्छा है जिस काम से पहले रोकते थे। तो मैंने कहा जी जिंदगी एक ही है, हंसी भी उस वक्त अच्छी लगती है जब चूल्हे में आग जल रही हो। अब मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने पंजाब का किसान खुदकुशी कर रहा है, मेरी आंखों के सामने ड्रग्स में हमारा यूथ जा रहा है, मेरी आंखों के सामने इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं सीडीज़ और शोज़ करके दुनिया से चला जाऊंगा, क्या फ़र्क हो गया? फिर कुछ ना कुछ तो अलग करना चाहिए। तो मैंने कहा अगर राजनीति ही ये करती है तो फिर राजनीति में जाके देखते हैं। मेरा चेहरा किसने फेमस किया? पंजाबियों ने। मेरी आवाज़ को किसने फेमस किया? पंजाबियों ने। तो मैं अपनी आवाज़ और चेहरा पंजाबियों के लिए इस्तेमाल करूँगा। और वाकई आपने करके दिखाया, बहुत अच्छी आपने बात कही। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर इल्जाम है कि ये अपने आप से ऑब्सेस्ड हैं। मान साहब, मैं देखता हूं कि आजकल आप अपने ऊपर फिदा हैं। अपने आप को शीशे में देख के कहते हैं मान साहब, और कहते हैं तुसी कमाल कितना मान साहब। मैंने पार्लियामेंट में भी ये बोल दिया था कि मैं तो शीशे के सामने खड़ा होके अपने आप को साहब कहता हूँ। मान साहब क्या बात है। अपने आप की इज्जत सबसे पहले खुद ही करो अगर बाहर से इज्जत चाहते हो तो। रजत, ये यूथ बैठा है,
मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, अंडे की किस्मत में टूटना लिखा है, अंडे ने टूटना ही टूटना है, लेकिन वो अंडा अगर बाहर की फोर्स से टूटता है तो उसके अंदर की जिंदगी खत्म, अगर वो अंडा अंदर की फोर्स से टूटता है तो जिंदगी शुरू। आप कौन हो, आप कौन हो ये खुद डिसाइड करो, ना कि बाहर से आपको कोई डिसाइड करे तुम ये बन सकते हो, तुम वो बन सकते हो, तुम्हें ये नहीं हो सकता, तुम वो कर सकते हो। तुम्हें सब पता है, सबसे बड़े जज और सबसे बड़े अपने क्रिटिक तुम खुद ही होते हो। आपके जज थे नवजोत सिंह सिद्धू जी, तो सिद्धू साहब कहते हैं कि कोई पीली पगड़ी पहन के भगत सिंह नहीं बन जाता। भगत सिंह ने तो देश के लिए जान न्यौछावर की थी, वो कहते हैं भगवंत मान ने तो पंजाब को गुलाम बना दिया। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं भगत सिंह बन गया? मैं तो उसके पाँव के धूल का एक तिनका भी नहीं हूँ। 23 साल की उम्र में उन्होंने शहीदी दी देश के लिए, तो लेकिन हमारे पुरखों को फॉलो तो कर सकते हैं हम कि उनके सपनों का भारत कैसा था या कैसा होना चाहिए था। भगत सिंह जी को कभी भी ऐसा नहीं चिंता थी कि देश आज़ाद होगा या नहीं, वो उनको पता था आज़ादी तो आएगी, लेकिन उनको सबसे बड़ी चिंता ये थी कि आज़ाद होने के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। तो फिर चिंता सही साबित हुई ना कि आज फिर 75 साल बाद हम बाहर के वीज़े लगवा रहे हैं, जिनको निकालने के लिए भगत सिंह जैसे, शहीद उधम सिंह जैसे, जिनको बदले लेते हुए और करतार सिंह सराभा, राजगुरु सुखदेव, हमारे योद्धा फांसी पे चढ़ गए अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए। आज हम 30-30, 40-40 लाख रुपए ट्रैवल एजेंट के पास लेकर खड़े हैं अंग्रेज़ों के पास पहुंचने के लिए। क्या किया फिर हमने? तो भगत सिंह के सपनों की आज़ादी अगर बसंती रंग की पगड़ी पहनकर अगर कहीं जाती है तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। वैसे भी चलो सिद्धू साहब तो सीनियर हैं, मेरे जज थे वो लाफ्टर चैलेंज में, और कई बार तो हमें भी नहीं पता चलता था कि क्या हमने बोल दिया कि बंद ही नहीं हो रहे हंसने से। मतलब उनका अपना अंदाज है, उनका अपना अंदाज है। वो कांग्रेस में हैं, पहले बीजेपी में थे, लेकिन उससे पहले अकाली दल में भी थे, और उनका अपना अंदाज है। एक ही शेर है, वही मोदी के लिए, वही आसाराम के लिए, वही सोनिया के लिए, वही मनमोहन सिंह के लिए, वही तो कम से कम मैं हालातों के मुताबिक तो बोलता हूँ ना कि आज ये नहीं बोलना। अब उनका तो रट्टा लगा हुआ जो बोलते रहे से। लेकिन एक टाइम तो आप कहते थे मैं इनका फैन हूं, मेरे रोल मॉडल हैं सिद्धू साहब। हाँ जी, मैं वो क्रिकेट में फ़ैन हूँ। मैं जब वो ओपनर आते थे आज भी श्रीकांत के साथ आते थे ओपनर, तो तब क्रिकेट देखते थे तो सिद्धू साहब के फ़ैन। इसमें तो कोई अब होना नहीं चाहिए कि। लेकिन राजनीति में मैंने सुना कि एक बार ऐसा मौका था जो अरविंद केजरीवाल उनको फेस बनाना चाहते थे आम आदमी पार्टी का पंजाब में। मैं खुद ये अरविंद जी के पास पेशकश लेके गया था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू आना चाहते हैं पार्टी में, कि अगर वो चाहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बना दो। मैंने कहा जी आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप बना देना, मैं उनका मतलब उनके वो टॉप पोस्ट पे रहे, मैं काम कर लूँगा। मेरा मकसद सिर्फ पंजाब को बचाना है, पंजाब को ड्रग्स से, पंजाब को ये जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, भाग रही है हमारा यूथ कनाडा अमेरिका को भाग रहा है, तो इसमें मेरे लिए कुछ कुर्सी अहमियत नहीं रखती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो इधर जाऊँगा, तो मैं क्या कर सकता। देखिए, आप हमेशा कहते हैं कि मैं पंजाब में बदलाव करने आया हूं। सिद्धू जी कहते हैं कि ये बदलाव करने नहीं आए। 1.5 साल में इन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया। भगवंत मान ने सिर्फ अपनी पत्नी बदली है। देखो, इससे पता चलता है कि इतना बदलाव आ चुका है कि मुद्दों के बारे में बोल ही नहीं सकते। मेरी दूसरी शादी हुई और लीगल शादी है, गुरु ग्रंथ साहब जी के उनको घर पे उनका आसन करवा के तो 4 लामा लिए हैं। इसमें क्या दिक्कत है किसी को? ये मुद्दा है पंजाब का। सिद्धू साहब कह रहे हैं ना, सिद्धू साहब के बदला नहीं आया, उसने सिर्फ पत्नी बदली है। तो सिद्धू साहब को कम से कम ये तो याद रखना चाहिए था
कि उनकी माँ की भी दूसरी थी। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं। मेरी वाइफ है, डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है। वो राजनीति में अभी मतलब कभी आई ही नहीं। हाँ, सोशल फंक्शनों पे चली जाती है, फिर भी उस पे ही आके आपने ये इस निचले लेवल पे नीचे आके आप लोग कमेंट करते हो, जो अच्छा नहीं है, व्यक्तिगत अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी बात से सहमत हूं, इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं। अगर वो ऐसी पिच पे खेलना चाहते हैं तो मेरे पास भी फिर शॉट हैं। जिस दिन ये बात बोली थी ना, उसमें जितने बैठे थे 80% की दूसरियां हैं, या उनकी दूसरियां, या उनके बाप की दूसरियां, तीसरियां हैं। आपको सबकी खबर है। मुख्यमंत्री हूं पंजाब का जी। आजकल उनकी दोस्ती बादल परिवार से भी काफी हो गई है। वो मजीठिया साहब के साथ कहते हैं कि अब गले लगने का वक्त आ गया। उन्होंने तो सिद्धू को देखो, सिद्धू और मजीठिया के आपस में गाली गलोच तक भी चले जाते थे। वो एक दूसरे के खिलाफ लड़े और दोनों ही हार गए। जीता कौन? जीवन ज्योत कौर, हमारी एक एनजीओ चलाती है लड़की, वो जीत गई। दोनों हार गए। एक फंक्शन पे दोनों ने जप्फी डाल ली कि जी आ जाओ जप्फी डाल दी। तो लोग फिर अपने आप को चीटेड फील करते हैं कि यार इनके पीछे लग के हम अपने चाचा से, अपने ताया से, अपने रिश्तेदारों से हमने बोलती बंद कर रखी है कि मैं तो इस तरफ हूँ, वो इस तरफ है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो सर अगर करना है ना तो फिर तरीके से करो। वो शेर है ना कि दुश्मनी करनी है तो जम के करो, मगर ख्याल इतना रहे कभी दोबारा दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। तो अब दोनों शर्मिंदा हैं। लेकिन इन दोनों की जो दोस्ती है वो भगवंत मान के खिलाफ है। जैसी भाषा सिद्धू बोलते हैं ऐसी भाषा सुखबीर बादल भी बोलते हैं। सुखबीर बादल ने अभी कहा कि ये चीफ मिनिस्टर तो पागल है। असल में क्या है, ये प्रकाश सिंह बादल हार गए, सुखबीर बादल हार गया, उनका दामाद हार गया, उनका साला हार गया, उनके रिश्तेदार हार गए, भतीजा हार गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गया, चन्नी हार गया, सब हार गए। अब इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि एक टीचर का बेटा मुख्यमंत्री क्यों बन गया। इसका मतलब वो 3.5 करोड़ लोगों को गाली दे रहे हैं कि उन्होंने पागल चुन लिया एक। और सुखबीर बादल कौन सी सियानपुर वाली बातें करते हैं सर। सुखबीर बादल स्टेज पर कह रहा है, प्रकाश सिंह बादल स्वर्गीय हैं, अभी दुनिया में नहीं है, सुखबीर बादल कह रहा है स्टेज पर, एक बार नहीं 2-3 बार, कि बैठे हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल, ये मेरे पिता समान हैं। बादल साहब को खड़े होकर बोलना पड़ा, पिता हूं, समान नहीं। सर ये जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, पहाड़ों वाले स्कूलों में सर, इनको 100 के ऊपर गिनती आती है, उससे नीचे तो आती नहीं। अगर इन्होंने 144 करोड़ कहना हो, ये कहते हैं 144 करोड़। 100 तो आता है लेकिन 44 नहीं आता इनको, 44 नहीं बोल सकते ये। तो सर ये वहाँ से पढ़ लिख के आए हैं, पंजाब के कल्चर के बारे में पता कुछ नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। आप सिद्धू साहब कहते हैं मैं इनको मजनू मान कहता हूँ। कहते रहे। कौन है सिद्धू साहब? सिद्धू साहब कौन है सर? विधायक है? आपने कुछ रहने नहीं दिया। नहीं, सिद्धू साहब कौन है सर? कांग्रेस के कोई ओहदेदार हैं? नहीं है। क्या है? आपके जज, आपके गुरु? नहीं, आपके रोल मॉडल? बाद में हारे हुए हैं सर। और उनके दूसरे साथी सुखबीर बादल, वो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने सरकार चलाई है। वो कहते हैं कि भगवंत मान इतनी शराब पीते हैं कि 7-7 दिन तक गायब रह जाते हैं।
पिछले 12 साल से ये कह रहे हैं भगवंत मान दिन रात शराब के नशे में टल्ली रहता है। आप मुझे बता दीजिए सर, आपके कोई दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, आपके भी होंगे, जो पिछले 12 साल से दिन रात दारू पी रहा है, क्या वो जिंदा है? नहीं है ना, नहीं है ना। तो मेरे कौन सा लोहे का लीवर लगा हुआ है सर? इनके पास कुछ नहीं होता जब, तब ये कहते हैं ये तो ऐसा है। मैं तो सुबह 6 बजे उठ के पहली फायर मंगवा लेता हूं और इतना काम जितना 70 साल में नहीं किया हमने 1.25 साल में कर दिया। पंजाब में बिजली 88% घरों को बिजली मुफ्त आती है सर, और उसमें वो भी नहीं कि हमने बीपीएल कार्ड या वो कर दिया। हमने कहा 600 यूनिट फ्री है, 2 महीने बाद बिल आता है। 600 यूनिट, आपके घर पे 4 एसी लगे हैं, अगर आपका भी 600 यूनिट से नीचे है तो आपको भी बिजली का बिल 0 आएगा। बिजली है मेरे पास पंजाब में, पैदा की है मैंने। झारखंड में पचवाड़ा कोल माइन है पंजाब सरकार की, 2015 से बंद पड़ी थी, वो चलवाई है। इस वक्त पैडी सीजन आएगा, परसों से शुरू होने वाला है। 52 दिन का कोला पड़ा है सर मेरे पास। पहले कभी भी इतना कोल हमारे पास थर्मल प्लांटों के पास कोल नहीं था। सिर्फ खबरें आती थी 5 घंटे का कोला बचा, 4 घंटे का कोला बचा। तो सर अगर काम इच्छा शक्ति हो कुछ करने की तो सर हो जाता है। देखो प्रॉब्लम ये है कि आपको ना इतने बड़े स्टार रहे हो तो आपको तालियों की आदत पड़ी है, जब राजनीति में आते हैं तो थोड़ी गालियां भी पड़ती हैं। जब भी आप सिस्टम बदलने की बात करोगे, किसी भी सिस्टम को बदलने की बात करोगे, तो वो सिस्टम के जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभ पात्री हैं, वो बाउंस बैक करेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये बदल नहीं सकते। तो सर वो गालियाँ देंगे, फिर वो आपका अपमान करेंगे, कुछ पुराना निकाल लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ताकि ये बंदा बस खत्म यही हो जाए, हम ही रहें बेनिफिशियरी। तो सिस्टम, दुनिया की पहली रेलगाड़ी और दुनिया के पहले जहाज का भी विरोध हुआ था कि ऐसे कैसे हवा में उड़ सकते हैं, ऐसे कैसे लोहे के गार्डर पर हम चल सकते हैं। आज उनके पड़ोते खड़ोते जितने भी होंगे, उतने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर जो विरोध करते थे, उनको टिकटें नहीं मिलती होंगी, आज वेटिंग लिस्ट में होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपमान पीना सीख लो। अन्ना जी ने कहा था अपमान पीना सीखो राजनीति में, यहाँ तारीफ नहीं मिलेगी आपको। उसके लिए मैं एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक बंदा था, हर चीज में कमी निकालता था, वो हर चीज में नेगेटिव माइंडेड आदमी था, हर चीज में नुक्स निकाल देता था। उसके दोस्त भी बहुत परेशान थे, तो यार हर चीज में नुक्स निकाल देता। उनको एक कुत्ता मिल गया, उनके दोस्तों को। वो कुत्ता पानी पर चल लेता था सर, पानी पर चलता था ऐसे। कहते यार इसमें से क्या नुक्स निकालेगा ये, उसको बुलाओ। बुला लिया उसको, बोला ये देख। उन्होंने कुत्ता इधर से छोड़ा स्विमिंग पूल में, कुत्ता पानी पर चल के स्विमिंग पूल के दूसरी तरफ निकल गया। कहते बता अब इसके बारे में क्या कहेगा तू? कहता मैं समझ गया, इसका मतलब कुत्ते को तैरना नहीं आता। वो वाले हैं सर, जो मर्जी निकलाते हैं, गालियां दे लो, अरविंद केजरीवाल को गालियां दे लो, भगवंत मान को गालियां दे लो, देते रहे। वो कुत्ते वाले हैं, नुक्स निकालते रहते। काम करते जाओ, पब्लिक के लिए काम करते जाओ। एक बार बहुत अच्छी कविता आपने बोली थी, बात चली है। हाँ, बात चली थी, बात चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से, बात चली थी भारत को डिजिटल बनाने से, बात चली थी बुलेट ट्रेन लाने से। तो बात कहां चली गई फिर? प्रॉब्लम तो यही है कि बात ही नहीं मिल रही है, बात कहां चली गई? मन की बात मोदी साहब के मन की बात तो लोगों ने 2 बार पूरी कर दी, प्रधानमंत्री बना दिया। जन की बात तो सुन लो, अपने मन की करते रहते हो। लोगों के मन की बात तो सुनो कि सिलेंडर महंगा हो गया जी, सिलेंडर महंगा हो गया और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, और जो कुछ भी है बिकता जा रहा है, बिकता जा रहा है। रेल, तेल, भेल। आपको तो मान साहब जब जब मौका मिलता है ना बोलने का, आप उल्टी बात ही बोलते हैं। स्पीकर के चेंबर में आपसे कहा कि कुछ बोल दीजिए तो आपने पूरे जंगल का कानून सुना दिया। असल में उल्टी नहीं होती,
अगर उल्टा होकर देखो बात सीधी लगती है। तलखी बहुत हुई थी उस सेशन में, तो स्पीकर साहब ने कहा, भगवंत यार अभी भी लगता है खुश नहीं है सब, थोड़ा माहौल को ठीक करो ना, लाफ्टर इज ए बेस्ट मेडिसिन, तो अपनी दवाई दो थोड़ी। तो मैंने एक चीज़ सुनाई उनको, आपको भी सुना देता हूँ सर, थोड़ा तलखी कम हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने। शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है, और सुनाओ क्या हाल चाल है। बकरी बोली हाल तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल हैरान बड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर ने कहा, बहन जी शर्मिंदा ना करो, अब हम जंगल में एकता और अखंडता से रहेंगे, अपने मेमनों को समझा देना, अब शेर अंकल उनको कुछ नहीं कहेंगे, आज के बाद आप अपना परिवार खुशहाल रखना, बस आने वाले चुनाव में मेरे चुनाव चिन्ह का जरा ख्याल। अब आगे देखिए, आगे क्या माहौल था। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, जज साहब सुनिए, गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोले वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों से वादा किया गया चील नहीं रहेगी, क्योंकि चील उनको अपने पंजे में उठा के ले जाती। चूहों से वादा किया गया चील नहीं रहेगी, चीलों को आश्वासन दिया गया चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। तो पूरा दिन कंपेन करके शेर अपने घर आता है, पूरा जंगल घेरनी की कर दिया मेरी डार्लिंग शेरनी। शेरनी बोली, शेर जी पतिदेव जी मेरा बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नरम सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। शेर बोला, अरे भाग्यवान ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना प्लीज इलेक्शन के बाद प्लीज। मैं इसमें यह कहता हूं कि पब्लिक को पहले वादे किए जाते हैं, बाद में 5 साल एक खरगोश की तरह समझा जाता है कि जितनी देर अगली इलेक्शन नहीं आई तो पब्लिक को नोच लो, ये टैक्स भी उन पे लगा दो, ये भी उन पे, हर टैक्स पब्लिक पर ही क्यों लगता है। मैं इस बात का धारणी हूं कि अगर नेताओं को बिजली फ्री मिलती है, नेताओं को अगर टोल प्लाजे फ्री हैं, तो फिर जनता को क्यों नहीं होनी चाहिए। पब्लिक ने तो नेता बनाए हैं, फिर सब पब्लिक के। लेकिन तो आप मुझे कोई मौका नहीं छोड़ते लोग मेरे अरविंद केजरीवाल जी मेरी पार्टी के प्रधान हैं, उन्होंने दिल्ली में शुरू किया कि हम जी महिलाओं को बस फ्री है, इलाज फ्री है, शिक्षा फ्री है। तो फिर कहते हैं जो विपक्ष वाले हैं कि ये केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री की रेवड़ी। मैं कहता हूं कि अच्छा 300 यूनिट बिजली, थोड़ा सा इलाज, बस का सफर, ये तो रेवड़ी लगने लगा, फ्री दे दिया तो फिर हर घर में 15 लाख आ जाएगा। ये वाला पापड़ किसने बेचा था? वो याद नहीं। तो मैं तो वहां भी, मैं पार्लियामेंट में भी यही कहता था कि बताइए मोदी जी अच्छे दिन कब आने वाले। आइए जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि एक बार आप विदेश जा रहे थे, उसमें एयरलाइंस भी विदेश की थी, लोग भी विदेश के थे, तो आपने उधर एयर होस्टेस से अपनी भाषा बना के बात की थी। तो एक किस्सा क्या वो एक बार आप सुनाएंगे? इसका नाम भी आप अगर रख लें सेल्फ कॉन्फिडेंस ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कैसा रहे। मैं जा रहा था, न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी एयर फ्रांस की, यहाँ से पेरिस, पेरिस से न्यूयॉर्क। तो पेरिस से न्यूयॉर्क में इधर भी मेरे गोरे बैठे थे, इधर थोड़े काले बैठे थे, बीच वाला मॉडल मैं ही था। तो मैंने सोचा 9.5 घंटे की फ़्लाइट है, मान साहब 9.5 घंटे अगर तुम ना बोले, पथरी होने का भी डर है।
क्या बोलोगे इनके साथ 9.5 घंटे, तो कुछ करते हैं। तो मैंने जो मेरे साथ थे, जो को पैसेंजर मेरे आर्टिस्ट थे, वो भी शो करने जा रहे थे, उनको कहा कि मैं को पंगा लूँगा, मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा, आप चुप करके सो जाओ, तुम मेरे साथ हो ही नहीं बस। मैंने एयर बेल बजाई, एयर होस्टेस आई, यस मैं हेल्प यू। मैंने अपनी तरफ से एक लैंग्वेज बना के इतना कॉन्फिडेंस से मैंने बोली हूँ। मैंने कहा बिलविस्ता लाला अंगलविस्ते हालविस्ता लाला अलहिस्ता लाला अलहुस्ता लाला अंगलविस्ते लाला बुलबुस्ती। बोली पार्डन। मैंने कहा रिश्ता लाला अंगलहिस्ते आला बूस्ता अलहिस्ता लाला अंगलविस्ते लाला उरू विस्ते लाला बुलबुस्ती। बोले सॉरी सर आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। फिर मैंने बॉडी लैंग्वेज में गुस्सा दिखाया, इम्बल विस्ता लैंग्वेज हेरा विस्ता ईरी विस्ता लाला इम्बल विस्ती एयर इंडिया रूला विस्ती लुफ्थांसी इम्बल विस्ती एयर फ्रांसी रूला विस्ती रिंग। अब रजत जी उसको ये पता चल गया कि ये हमारी एयरलाइन को गालियां दे रहा है बंदा। लुफ्थांसा भी बोल दिया ना मैंने बीच में। तो कहती बेट, प्लेन के कैप्टन को बुला के लेके। कैप्टन आया, ओ यस प्लीज। मैं कहा एम्बर विस्ता यस प्लीज आरा विस्ता फ्रीक्वेंट फ्लायरा ईरी विस्ता लारा विस्ते लंगर विस्ता लारा। मुझे बोला प्लीज कम विद मी। मुझे आगे ले गया, मेरे मुंह पे माइक लगा दिया आगे ले जाके, स्पीक। मैंने कहा बिलविस्ता लाला अंगल विस्ती एरी विस्ता लाला इंगल विस्ती लाला बलबोस्ती। तो वो मेरी आवाज में पूरे जहाज में अनाउंसमेंट हो गई। अब वो अंग्रेजी में अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो आदमी इस लैंग्वेज को समझता हो इमीडिएटली हमारे साथ कांटेक्ट करे। सर अगर कोई लैंग्वेज हो तो कांटेक्ट करे। वो तो मेरे से भी दोबारा नहीं बोली जा रही थी उसको। मैंने भी एक ही वर्ड रखा हुआ था बुलवोस्ती एंड में, ताकि उनको लगे कि एक ही बात पे अड़ा हुआ है बस। मुझे बोला आपका सामान कहाँ है? मैं गिरगिस्ते। टिकट अप। मुझे फर्स्ट क्लास में ले गए। पहली बार ऐसे सेवा शुरू हो गई मेरी। ये जो मांगू बस लेके आते हैं अभी आके। पीछे से एक एयर होस्टेस आई, मेरे को एक पर्ची दी उसने, कहती योर को पैसेंजर हैज सेंड इट फॉर यू। उस पे पंजाबी में लिखा हुआ यार सानू भी इत्थे बुला ला। मैंने उसी पर्ची के दूसरी तरफ लिख के भेज दिया, सॉरी ये मेरी मेहनत की कमाई हुई सीट है। हर आती जाती एयर होस्टेस मुझसे पूछ के जाती थी आर यू ओके? मैं कहता था बुलबोस्ती बुलबोस्ती। ठीक हो। आपने बहुत अच्छी बात बताई, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितनी बड़ी चीज है, कहां से कहां पहुंचा देती है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। आप राजनीति की बहुत बातें कर रहे थे। जो पंजाब में राजनीति में वो बताते हैं कि आपने 122 एमएलएज और मंत्रियों की, जो फॉर्मर एमएलए और फॉर्मर मंत्री हैं, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। सर सिक्योरिटी गार्ड लेके, वो सिक्योरिटी का काम तो लेते नहीं। सिक्योरिटी वाले पंजाब पुलिस के बहुत से अभी भी हैं अफसरों के पास, हम लगे हुए हैं ढूंढने। उनकी भैंसों की रखवाली करते हैं, उनकी मुर्गियां पालते हैं, घर के काम करते हैं सारे। बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, सिक्योरिटी ले रखी है। क्यों भाई इतना खतरा किस बात का? कहते हैं हमारी जान को तो खतरा छोड़ दिया, लेकिन मान साहब ने अपने और अपने परिवार के लिए 1000 अफसर और जवान तैनात कर दिए सिक्योरिटी। वो उनको बोलो लिस्ट दे दें मुझे 1000 की, ठीक है ना? कौन से 1000? ये प्रोटोकॉल में जितने होते हैं, मैं तो मुझे तो पता नहीं। सब कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या इसलिए हुई कि उसकी सिक्योरिटी कम कर दी गई थी, और फिर अनाउंस भी कर दिया। जिस दिन उनके यहाँ घटना हुई उस दिन भी उनके घर पे 2 गनमैन थे, उनको साथ में नहीं लेके गए। उनके पास अपनी बनवाई हुई बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए। तो रीज़न सिर्फ ये नहीं है। हाँ, मौत बहुत किसी की भी हो वो बहुत दर्दनाक है,
उनका 29 जो है गैंगस्टर हैं वो पकड़ लिए, 3 इनकाउंटर में मारे गए, 3000 पन्नों का जो है वो चालान पेश कर दिया। हम अपनी तरफ से, मेरा कोई किसी, हम वो वाले नहीं हैं सर जो कोई माफिया पालते हैं या किसी गैंगस्टर को पॉलिटिकल असाइलम देते हैं, शह देते हैं राजनीतिक। हम तो पंजाब की जनता के साथ हैं। कोई हाँ, कौन था वो जो पकड़े गए हैं, उनको किसने पाला था? वो दूसरी पार्टियों वाले, कोई उसका कोई उसका कोई उसका कोई उसका। तो वो काम पंजाब में बंद हो गया, माफिया सारे बंद हो गए, सैंड माफिया, लैंड माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया सब बंद हो गए। इसीलिए ये मुझे गालियां दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पैसे तो कमाने नहीं है सर। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे सामने अगर पंजाब का कोई पैसा लूटेगा और मेरे पास वो पेन होगा कि मैं उसका हिसाब ले सकता हूँ, तो उसका हिसाब लिया जाएगा। हमारे पंजाब में एक रूल है कि जैसे ही आप एमएलए बन गए, आपको एक सैलरी मिलती है 85,000 प्लस जो इंसेंटिव और भत्ते होते। अगर आप एमएलए नहीं बने तो आपको 70-75 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है। अगर आप अगली बार एमएलए बन गए फिर सैलरी मिलेगी। अगर आप 4 बार एमएलए बन गए, 5वीं बार आपको टिकट नहीं दिया पार्टी ने, जहाँ हार गए, तो आपको 4 पेंशनें मिलेंगी। मतलब 70-70 जोड़ के 2,80,000। मतलब जितनी बार एमएलए बनते जाएंगे आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी। कईयों को तो हारने में फायदा था, जीतेंगे तो 85,000, हारेंगे तो 3 लाख। तो हमने कहा जी ये तो बात अच्छी नहीं है, आप 2 दिन भी विधायक रह ले तो आपको वो भी मिलेगा पता। तो हमने सबसे पहले उनको कहा 1 विधायक 1 पेंशन, बाकी कोई पेंशन आपको नहीं दी जाएगी। वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या खरीद लेते हैं, क्या क्या, ये भी ले लिया, ये भी मेरा, ये भी मेरा, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही होता है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि छोटे से गांव में भैंसों की पूंछ पकड़ के तैराकी सीखी हमने। जब वो तालाब में भैंसें जाती थी, तो आज भी वहाँ जाता हूँ। मेरी माँ वहीं रहती है, गांव में आती जाती रहती है। और मेरी माँ ने एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, कोई टीवी वाले आ गए मेरी माँ की इंटरव्यू करने के लिए गांव वाले घर पे, तो पीछे एक दीवार को देख के उसने कहा जी अब तो मुख्यमंत्री की माँ बन गई हो, ये दीवार देखो क्या हाल है इसका, थोड़ा इसको ठीक करवा लो। तो मेरी माँ ने कहा खेत में घर नया बना ले, भगवंत बना ले, यहाँ पे हथौड़ा नहीं चलेगा। क्या पता कौन सी किस्मत वाली ईंट इस घर में लगी हुई है कि मेरे बेटे को इस ऊंची पदवी पे पहुंचा दिया। उस ईंट पर मैं हथौड़ा नहीं चलाना चाहती। तो हम तो 2 टाइम अरदास करने वाले लोग हैं जी। गाड़ी के नीचे आके अगर कोई चिड़िया या कबूतर मर जाए, वहां पे 2 मिनट का मौन रखने वाले लोग हैं। तभी तो भगवान जी वो लोग कहते हैं कि जो भैंस की पूंछ पकड़ के तालाब में जाता था वो मुख्यमंत्री बन गया, दिमाग तो खराब होगा ही। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर बड़े बड़ों के दिमाग खराब हो जाते हैं, आपका दिमाग खराब क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा जी एक फ़र्क है, जो वो है ना, वो कुर्सी पर बैठकर फेमस होते हैं, मैं फेमस होकर कुर्सी पर बैठा हूँ। तो शोहरत तो मैं 17 साल का, आई वॉज 17 एट दैट टाइम व्हेन आई बिकम ए बिग स्टार। 17 साल का था, +2 ग्रेड में पढ़ता था मैं। तो पैसे की तो कोई कमी नहीं, शोहरत की कोई कमी नहीं रही। वो कहते हैं स्टेज चलाना अलग बात होती है, स्टेट चलाना अलग बात होती है। तो स्टेज चला रहा हूँ ना, वो स्टेज चला रहे हैं, उनको बोलो स्टेज चला लो, स्टेज चला। 29,237 सरकारी नौकरियां दे दी सर। 582 आम आदमी क्लिनिक खुल गए, 80 और तैयार हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस तैयार हैं, 15 अगस्त को 15 स्कूल ऑफ एमिनेंस आएंगे। और बिजली 80%, 88% घरों को फ्री आती है सर। कोई पंजाब का जहाँ होगा उससे पूछ लो, अगर कोई पंजाब का होगा तो। मैं पंजाब तो यहाँ से 200 किलोमीटर सर, कैमरे भेज दो आप, तो आप वहाँ से पता करवा लो। कैमरे भेजते हैं ना, तो उसमें हर जगह भगवंत मान की तस्वीर दिखाई देती है। जो भी काम होता है सबसे पहले मान साहब की तस्वीर। अब मेरी तस्वीर तो वहाँ भी है जहाँ आपके कैमरे दिखा नहीं सकते लोगों के दिलों में।
भीड़ में बहुत से चेहरे देखे हैं, एक चेहरे के पीछे इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। सर प्यार करते हैं लोग। आज के जमाने में लोग इतना प्यार, मैं जाता हूं फूलों से मेरी पगड़ी भर जाती है, फूल फेंकते हैं, गाड़ी में फूलों को निकाल के बैठने के लिए जगह बनानी पड़ती है। माँ, जो माएँ हैं वो सर पे हाथ रख के दुआएं देती हैं, असीसें देती हैं, बहनें दुआएं देती हैं, नौजवान लड़के ऐसे कंधे पे हाथ रख के सेल्फी करवाते हैं। आज के ज़माने में पॉलिटिशियन को, मैं खुद को सोचता हूँ कि भगवंत माना क्या पुराने जन्म के पुण्य किए थे कि इस ज़माने में इतना प्यार कर रहे हैं, वरना दूसरी पार्टियों के हैं पॉलिटिशियन, उनके साथ एक बार हाथ मिला के बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं पूरी हैं या ले गए एक आध। ये सर देखिए, वही तो याद दिलाते हैं कि जब बादल साहब की तस्वीर छपती थी या अमरिंदर सिंह की तस्वीर छपती थी, आप कहते थे ये पैसा वेस्ट हो रहा है, आप कहते थे, लेकिन क्लिनिक के ऊपर भगवान मान की तस्वीर। सर पहली बात तो ये है कि कोई अच्छा काम हो रहा है उसकी पब्लिक तक तो पहुंचाना पड़ेगा। हर एक के पास तो व्हाट्सएप नहीं है। अब गांव में अगर आपको बात पहुंचानी है, कहाँ गांव वाला जाता है? मान साहब काम पंजाब में करते हैं, विज्ञापन गुजरात में छपता है, वहाँ चुनाव तो गुजरात वाले भी देख लें, गुजरात वाले भी देख लेंगे पंजाब में अच्छा काम हो रहा है, वो अपनी सरकार से कहें कि ये पंजाब में हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं करते आप? हम तो ऐसे ही बताएंगे सबको। आप हमेशा ये कहते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे नौजवान जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर बोर्ड लगे होते हैं, यूएस जाने के लिए यहाँ संपर्क करें, कनाडा जाने के लिए हमें संपर्क करें। या बहुत बड़ी त्रासदी है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि हमारा यूथ जो है वो भाग रहा है यहाँ से, सिस्टम का कसूर है उसमें। तो हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको यहीं रखें, उनको यहीं पे डिग्री मिले और उसी डिग्री के मुताबिक यहीं पे रोज़गार मिल जाए, कहीं नहीं जाएंगे वो। विदेश में जाना कोई आसान बात नहीं है सर। अभी आप देख रहे होंगे कि 600-700 स्टूडेंट जो हैं उन पर तलवार लटक रही है, डिपोर्ट करने वाले हैं कनाडा वाले, क्योंकि गलत दस्तावेज से यहाँ से कनाडा में चले गए। क्यों जाते हैं? 40 माँ की बालियाँ बेच के, बाप की ज़मीन बेच के। वहाँ सिस्टम, वहाँ डिसिप्लिन है। हमारे यहाँ मैं कोशिश ये कर रहा हूँ यहीं नौकरियाँ पैदा की जाए। अभी इससे पहले क्या होता था ना, पंजाब में इंडस्ट्री जो थी वो वापस चली गई। कारण जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आता था, मैं यहाँ फैक्ट्री सेट करूँगा, उससे पहले ये पूछा जाता था मेरा कितना। मतलब वो एमओयू एक फैमिली के साथ करने आते थे। अब एमओयू 3.5 करोड़ लोगों के साथ होता है। टाटा आ रहा है बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, लुधियाना में कितने हजार लोगों को, लड़के लड़कियों को काम मिलेगा। जीएसडब्ल्यू आ गया, वर्धमान है हमारे पास, हीरो है ऑलरेडी, और गूगल आ रहा है, वंडरला आ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ला रहे हैं पंजाब में, उनको इंसेंटिव दे रहे हैं, ताकि पंजाब तो पहले दिन से पंजाब रोल मॉडल रहा है देश के लिए। ये रोल मॉडल है। ड्रग माफिया पंजाब के कोने कोने में है, गली गली में नौजवान ड्रग्स ले रहे हैं। ये देखो, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। पहले पंजाब सिर्फ ट्रांजिट स्टेट थी ड्रग के लिए, उधर से आता था ड्रग, मुंबई वगैरह इधर जाता। अब वो क्या हो गया कि कंज्यूमिंग स्टेट बन गई। हमारे यूथ में बहुत ड्रग आ गया उसमें, उसके कारण भी वही है बेरोजगारी। अगर उनको काम मिल जाए तो वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएंगे। अभी हमने खेलों का शुरू किया है। अभी हमने पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए हर साल अनाउंसमेंट कर दी, 2200 लड़का रखा जाएगा ताकि वो तैयारी करें। उनका टाइम अपनी बॉडी से प्यार हो, उनका वो टाइम गलत संगत की तरफ जाने वाला वो टाइम हम कहीं और व्यतीत हो जाए तो वो नहीं जाएंगे। तो इसको करना है, ठीक करना है, और पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना है सर। कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना पंजाब, गुरुओं पीरों की धरती, शहीदों की धरती, हमें दोबारा पंजाब बनना है। और पंजाब वो है ना कि भारत है वांग मुंदरी बिच नग पंजाब दा। अगर देश अंगूठी है तो उसमें जो नग है वो हीरा, वो पंजाब है। उस नग की थोड़ी झलक जो है थोड़ी फीकी हो गई थी, उसको चमकाएंगे सर। और पंजाब बहुत बार गिरा है, लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी तो है। तो सुरजीत पात्र साहब का शेर है, की होया जे पतझड़ आई, तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लब के लियाना कि तो कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी।
अच्छी बात आपने कही है। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप है कि ये कठपुतली चीफ मिनिस्टर हैं। मान साहब, आप किंग ऑफ कॉमेडी थे, लोगों ने आपको किंग ऑफ पंजाब बना दिया, सिंह इज किंग। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं ये किंग तो कठपुतली निकला, इसे केजरीवाल चलाता है। कौन कहते हैं? राहुल गांधी। तो पंजाब में राहुल गांधी की पार्टी को कौन चलाता है? क्या राहुल गांधी मोगा से हैं, बठिंडा से हैं? हमारी नेशनल पार्टी है, हमारी पार्टी का हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो भी यहीं से फैसले होते हैं, यहीं से सब कुछ कार्यकारिणी बैठती है। नहीं, वो कह रहे थे कि मैं भगवंत मान की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि रिमोट कंट्रोल से पार्टी ना चले। राहुल गांधी जी अपनी कांग्रेस चलवा लें मेरे ख्याल में। मतलब देश की राजधानी में, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया, उस देश की राजधानी में उस देश की सबसे ज्यादा पुरानी नेशनल पार्टी कांग्रेस 2015 से लेके उनके कितने एमएलए हैं सर? 0। कितने एमपी हैं सर? 0। कितने राज्यसभा में हैं सर? 0। इवन जिस इलाके में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इनको सारी कांग्रेस के बीजेपी वालों के घर हैं, वहां से एमएलए कौन है? अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली विधानसभा, नई दिल्ली विधानसभा। इसका मतलब राहुल गांधी ने तो हमें क्या वोट देना होगा, लेकिन उसके घर के नौकर माली सब वोट देते हैं हमें, तो उनको बोलो अपनी पार्टी चला लें। मतलब राहुल गांधी जी का मतलब वो बात हो गई ना। एक दुकानदार था, उधार से बहुत तंग था, लोग उधार उससे बहुत मांगते थे, अब मना कर नहीं सकता था। उसने बोर्ड लगा दिया, कांग्रेसी था वो दुकानदार, उसने बोर्ड लगा दिया राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक उधार बंद है। तो गांव वाले बोले फिर इसका मतलब सीधे बोल दे सारी उम्र। तो सर वो अपनी कांग्रेस को ठीक कर लें, ठीक है ना। कांग्रेस का भी इधर घूमती है। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोला था, तो दिल्ली में तो माँ जो है अपने बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी स्टोरी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस, बस कहानी खत्म। आपने वाकई में कांग्रेस को पंजाब से तो खत्म कर दिया, लेकिन पंजाब में अभी भी अकाली दल है और सुखबीर बादल कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पंजाब में कम रहते हैं, गुजरात, हिमाचल, दिल्ली में ज़्यादा चक्कर काटते हैं। नहीं जी, पंजाब में सबसे ज़्यादा ऑफिस में जाने वाला मुख्यमंत्री, पंजाब में सबसे ज़्यादा लोगों में जाने वाले मुख्यमंत्री की अगर लिस्ट निकाल लो आप, तो आप मेरा नाम वहाँ पाओगे। अभी 1.25 साल हुआ है। इससे पहले क्या हुआ, ये बड़े बड़े घरों वाले, इतनी बड़ी बड़ी इनकी दीवारें घरों की, ये मुख्यमंत्री बन के अंदर से अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, कुंडी लगा देते थे कि बाहर की जनता हमारे साथ आस पास ना आए। उनको पता भी नहीं चला, आपने भी पहले बोल दिया कि लोगों ने उनके घर के दरवाजों की बाहर से कुंडी लगा दी कि तुम भी बाहर ना आ पाओ। अब तो सर, अब सुखबीर बादल, इनकी सबकी बात करना, ये तो तर्स के आधार पर ही बात कर सकते हैं, और तो क्या। चलिए, मैं आपके अपनी पार्टी के एमएलए की बात कर लेता हूँ, मंत्रियों की बात कर लेता हूँ। किसी को नहीं पता कि भगवंत मान किसको कब निकाल देंगे, और ये भी तो है कि किसी को नहीं पता उसको कब मंत्री बना देंगे। ये है तो ठीक है, हर एक को इच्छा होनी भी चाहिए, रहनी भी चाहिए कि मैं मंत्री बन सकता हूं कभी भी। और अगर कोई गलत काम करेगा, मेरा रिश्तेदार हो चाहे मेरा सगा, मेरे घर का कोई सदस्य हो, अगर वो गलत काम करेगा तो सजा उसको भी मिलेगी। फिर मैंने तो ये बोल रखा है, अगर मैंने 1.25 साल हो गया सर, अगर मैंने 1 रुपया भी सरकार का खा लिया, सरकार के पैसे का दुरुपयोग, 1 रुपया खा लिया, मतलब वो 1 रुपया नहीं,
समझो सल्फास की गोली खा ली मैंने। इससे ज्यादा गारंटी कोई आज के जमाने में नहीं दे सकता। लेकिन ये पंजाब की परंपरा नहीं है, चाहे बादल परिवार हो चाहे अमरिंदर परिवार हो, अपने घर वालों को कोई हाथ नहीं लगाता। यही तो दुख था ना। हमने तो पहले सबसे पहले अपना स्वास्थ्य मंत्री हमने निकाला, फिर एक एमएलए की शिकायत आई उसको निकाला। अगर हम दूसरों को करप्शन के लिए पकड़ते हैं तो अगर हमारे घर पे है तो सफाई तो वहाँ भी करनी पड़ेगी। और हमारा चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है सर, सफाई तो करेगा वो, तो जहाँ भी चलेगा सफाई करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरा जो है एक ही एजेंडा है कि पब्लिक के पैसे को अगर किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो मैं उसका हिसाब लूँगा। एक मंत्री पकड़ा जो कांग्रेस में मंत्री था, इंडस्ट्री मिनिस्टर था, चलो उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की। घर तो शानदार था, करप्शन का पैसा आता था, बड़े बड़े ड्राइंग रूम, बड़े बड़े मार्बल्स, शैंडलियर। एक चीज ऐसी मिली जिसको देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे भगत सिंह जी की याद आई। उसके यार भगत सिंह जी, शर्मिंदा हैं हम आपके सामने, क्या क्या हो रहा है। मतलब एक घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली। घर पे नोट गिनने वाली मशीन क्या कर रही है भाई? बैंकों में तो हो सकती है, आपके किसी घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? नोट ही नहीं है तो मशीन क्या कर रही है? तो नोट गिनने वाली मशीन एक मंत्री के घर पे क्या कर रही थी सर? इसका मतलब हर रोज इतना पैसा आता था कि उसके घर वालों ने भी कहा कि हमसे गिने नहीं जाते, मशीन मंगा लो। मतलब इतना लूट के जाओगे कहां? इतना बड़ा घर बनाया, रहता कहां है? इतने से कमरे में, ये बस इतना ही, जेल में। मैं तो हर रोज यही अरदास करता हूं, परमात्मा मेरे से कोई ऐसा फैसला मत करवा देना जिससे किसी के घर के चूल्हे की आग बुझ जाए। मेरे से ऐसे फैसले जरूर करवाना जिससे घरों में खुशियां आए और पंजाब फिर नाचता, हंसता, गाता, भंगड़े करता पंजाब दोबारा बने। जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं, फाइनल राउंड। हमने अक्सर आपको गाना गाते हुए सुना है, तो मेरी आपसे एक फरमाइश है कि आप प्लीज़ एक गाना सुना दीजिए। संतराम उदासी हमारे बहुत बड़े शायर हैं, तो मैं वो आपको गुनगुना के, काफ़ी देर हो गई है पर कोई बात नहीं, आपकी फरमाइश है तो मैं सुना देता हूँ। मां धरतीए तेरी गोद नूं चन होर बथेरे, नी मां धरतीए तेरी गोद नूं चन होर बथेरे, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे तंग ना समझण तंगियां नूं, जिथे वाल तरसदे कंगियां नूं, जिथे मिलन अंगूठे संगियां नूं, नक वगदे अखां चुन्नियां ते दंद करेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे जमदा बंदा सीरीए, टकियां दी मीरी पीरीए, जिथे करजे हेठ पंजीरीए, बापू दे करज दे सूद पुत जमदे जेड़े, धीआं हौंके भरदियां आसमान जुडेरे, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। पद्मा जी, आपकी अदालत में आज हमने आपके कई रूप देखे, आपका कॉमेडियन का रूप, आपका पॉलिटिशियन का रूप, और अब ये सिंगर का रूप, आपका कवि का रूप, और सबसे अच्छी बात हमने देखी एक दिल जो पंजाब के लोगों के लिए धड़कता है। आज हमने मुकदमा चलाया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर। हमने उनसे पूछा पंजाब की प्रॉब्लम्स के बारे में, पंजाब की ड्रग्स के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, वहाँ के गैंग वॉर के बारे में। हमने उनसे पूछा उनकी ज़िंदगी के बारे में, कॉमेडियन से पॉलिटिशियन कैसे बने इसके बारे में। और भगवंत मान ने किसी सवाल को टालने की कोशिश नहीं की, बेबाकी से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जसबीर जस्सी के फैसले का। मुझे लगता है कि बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत सदियों अरसे के बाद
एक मुख्यमंत्री पंजाब को मिले हैं जो नीयत से साफ हैं, ईमानदार हैं और पंजाब के बारे में सोचते हैं। और पंजाब के लिए अच्छा विजन रखते हैं। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक सलाह और एक रिक्वेस्ट भगवंत जी को देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत आप मतलब कॉमेडी में भी बहुत दर्द जो है लोगों के सामने रख रहे हैं और लोगों का दर्द सुन भी रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप बस पंजाब के नौजवानों को एक सेध दीजिए, उनको और ताकत लगा के इस ड्रग के सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, जिससे पंजाब जो है, क्योंकि पंजाब को आपसे ज़्यादा कोई भी जान नहीं सकता। आप पंजाब की मिट्टी के बंदे हो, आप पंजाब के कल्चर के बंदे हो, पंजाब की बोली के बंदे हो, तो आप पंजाब को सही तरीके से समझ सकते हो। पंजाब को दोबारा पंजाब बनाने की जो कोशिश कर रहे हो, इसको और जोर लगा के इसको रंगला पंजाब बनाइए। मैं आप रजत जी जरूर। इंडिया टीवी का बहुत धन्यवाद मैं आपको करता हूं कि मुझे इज्जत मान दिया। और मैं एक शेर बोल के आज की इस अदालत से रुखसती करूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। जिंदा रहे। और रजत जी, हाँ जी, रजत सर, हाँ, क्योंकि भगवंत मान यहाँ पर हैं। हीर का अगर थोड़ा हीर अगर कल्चर मैं भी चाहूंगा कि जस्सी जी जो जज साहब, देखिए आप इतने बड़े सिंगर यहाँ हैं आपकी अदालत में, और मान साहब तो पंजाब की कल्चर के सिंबल हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया, आपको हीर गाने के लिए कह दिया। थैंक यू सो मच। हीर आँख दी जोगिया झूठ बोले, कौन रुठड़े यार मनाम दाई, हाँ ऐसा कोई ना मिलिया वे मैं ढूंढ थकी, जेड़ा गया नू मोड़ लियामदा, साडे चमदियां जुत्तियां करे कोई, जेड़ा जीव दा रोग गवामदाई, हो भला दस खाचरी विछुनिया नू कदों रब सच्चा कर लियामदा। बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदा गुलाब, बारी बरसी खटन गया खट के लियांदा गुलाब, पंजाब दी हटौर वखरी, पंजाबियां दी तौर वखरी, वसदा रहे पंजाब पंजाबियां दी तौर वखरी, हसदा रहे पंजाब पंजाबियां दी तौर वखरी। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि पंजाब की टौर इसी तरह बनी रहेगी। पंजाब में आज जो रूप देखा हमने पंजाब का, म्यूजिक का, हंसी का, हंसाने का, पंजाब इसी तरह से हंसता खेलता बना रहे, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ आपसे विदा लेता हूं।